गुड इवनिंग। आज डे है संडे, तो वीकली एनालिसिस कर लेते हैं और कुछ ट्रेड मिलेगी बीटीसी या क्रिप्टो में, किसी में इथेरियम बीएनबी में, तो हम ट्रेड देखेंगे। वीकली अगर हम देखते हैं बीटीसी का, तो ये एक फॉल आया इस वीक में। तो इसमें देखें तो इसने पिछले वीक को स्वीप तो किया है, तो चांसेस हैं कि मार्केट या तो नेक्स्ट वीक या आगे इसमें कंसोलिडेट करे, क्योंकि इसने स्वीप दोनों तरफ से किया। अगर तो ये अंदर क्लोज होता है तो ये देखा जाए तो एक मंथली का सीआरटी बन सकता है यहाँ पे। हाँ, ये एक मंथली का सीआरटी बन सकता है। तो हो सकता है कि नेक्स्ट 2 से 3 वीक फिर से इसी में रेंज करे, जो कि नीचे 1 लाख से लेके और ऊपर 1,20,25,000 के आसपास है। तो ये वीकली के हिसाब से हम अगर सेलिंग का देखेंगे तो वही रिवर्सल के बाद में देखेंगे, जो कि होगा 1,20,000 के आसपास। अगर तो हम देखते हैं बाइंग का, तो बाइंग हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख रहे हैं, क्योंकि डेली ट्रेड या इंट्राडे के हिसाब से इतना वेट नहीं करेंगे हम। तो ये एक अच्छा जोन है 85 के आसपास, 90 के आसपास का जोन लॉन्ग टर्म के हिसाब से। डेली के हिसाब से हम देखते हैं, डेली में भी ये 2 दिन पहले फॉल आया, इसके बाद में ये एक इनसाइड बार दिया इसने। तो ये वीक है, इसके नीचे का इसका स्वीप तो बनता है इनसाइड बार का, शायद ले भी लिया इसने, नहीं कुछ खास अच्छे से लिया नहीं है। तो वही रेंज कर रहा है। सैटरडे संडे ये 2 दिन में वॉल्यूम काफ़ी कम रहता है, तो मार्केट ज़्यादा मूव भी नहीं कर रहा है किसी भी साइड में। तो डेली के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पर भी सेलिंग ही है, और ये एक लेवल था, इसको तोड़ ही दिया एक तरीके से। ये वीक हो चुका है, अब अगर दोबारा आएगा तो ये लेवल इसको नहीं रोक पाएगा। स्वीप करने के बाद में अगर मंडे में कुछ बाइंग आई तो मार्केट कंटिन्यू करेगा, अदरवाइज़ तो इसके नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है तो फिर ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो हम देखें तो लेवल यहाँ पे 2 तरीके से काम कर सकते हैं, और फ़िलहाल के लिए देखें तो इसमें एक ट्रेंड लाइन जो बन रही है, इसने भी इसको ये सपोर्ट दिया है प्रॉपर। तो डे के हिसाब से ठीक है, ये एक स्वीप था तो इसको हम एक्स्ट्रा मूव मान सकते हैं, और अपना ट्रेंड लाइन जो है वो हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ओके, 4 आवर में कुछ नहीं, फ़िलहाल कंसोलिडेट ही कर रहा है, तो हम देखते हैं कुछ ट्रेड बनती है तो। और कल भी हमने एक ट्रेड प्लान की थी शाम के टाइम। ट्रेड छूटने के बाद में फिर से ट्रेड वहाँ पर आई थी अपने सेलिंग जोन के बाद में, और वहाँ से कंटिन्यू फॉल दिया ट्रेड ने। तो TP1 यहाँ कहीं लेवल पे बन रहा था, और TP2 जो अपना यहाँ इस लेवल पे कहीं बन रहा था। तो देखा जाए तो इसने 1:15 का RR दिया है। तो 1:15 का RR एक अच्छा RR है, और वॉल्यूम में देखा जाए तो इसने $1,600 का प्रॉफिट दिया है, और जिसके एवज़ में 110 का SL था। तो ये भी ठीक था। एक वीकली गोल्ड में भी देख लेते हैं एक बार। गोल्ड में तो क्या ही देखना, अभी गोल्ड तो हाई हाई तोड़ते हुए निकल रहा है। तो गोल्ड में कल के दिन का मैं देख रहा हूँ, मेरे हिसाब से बाई ही होना चाहिए, क्योंकि सेंटिमेंट जो है वो मार्केट को लेके नेगेटिव है ट्रम्प के बयान के बाद में। तो मंडे को मार्केट, US मार्केट भी गिर सकता है थोड़ा और, क्योंकि फ्राइडे को लेट नाइट के आसपास उसका बयान आया था ट्रम्प का। तो मार्केट का रिएक्शन अभी पेंडिंग है, और फॉल आ सकता है उसमें, अगर आज रात तक कोई अच्छा बयान नहीं आता है तो मार्केट जब कंटिन्यू फॉल करेगा, DXY जब कंटिन्यू फॉल करने की देखता है, तो गोल्ड में बाइंग आएगी। तो जब मार्केट के सेंटिमेंट नेगेटिव होते हैं तो गोल्ड वहाँ पर पॉजिटिव होता है। तो DXY के लिए अभी लेवल काफ़ी बचा हुआ है, अगर ये गिरना चाहे तो इसके पास काफ़ी जगह है अभी।
DXY के अगर टेक्निकल लेवल्स देखते हैं तो अभी इसके पास फॉल पेंडिंग है, यहाँ तक कहीं तक आ सकता है 98.4 तक और आ सकता है ये। फोर आवर में देखते हैं तो इसने एक चेंज ऑफ कैरेक्टर कुछ खास दिया नहीं है। 4 आवर में देखें तो इसका एक चेंज ऑफ कैरेक्टर बनता है, प्रॉपर चेंज ऑफ कैरेक्टर जो बनता है वो यहाँ कहीं बनता है। अभी भी ये प्रोटेक्ट है, और जब तक ये प्रोटेक्ट है तो टेक्निकली भी इसमें कोई सेलिंग नहीं बनती है गोल्ड में। पर एक स्कैल्प सेलिंग के लिए स्कैल्प यहाँ कहीं से बन सकता है। ये जो एक ऑर्डर ब्लॉक है इसके वीक से हम देख सकते हैं सेलिंग का। हालांकि इस ऑर्डर ब्लॉक में कुछ पीछे से केवल एक रेंज स्वीप किया इसने, उसका इम्पैक्ट आएगा। अगर ये इसका हाई स्वीप करता तो हम ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते थे यहाँ पे। तो इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं है, पर एक अच्छा ठीक ठाक सा स्कैल्प मिलेगा, उसके बाद में कंटिन्यू करेगा और हाई तोड़ देता है तो वही रिट्रेसमेंट से फिर बाइंग बनती है। तो इसके अलावा तो कुछ है नहीं। चलो BTC में कोई ट्रेड देखते हैं अगर बनती है तो। कल के ट्रेड का TP 1:15 तक गया है तो वो तो अच्छी बात है। देखो ट्रेड में एक्यूरेसी कोई ख़ास मैटर नहीं करती है। ट्रेड में RR मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने RR मैनेज किया है तो अगर हमारे कंटिन्यू 4-5 SL भी लगते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम एक ट्रेड में 1% का SL लेते हैं। अगर हमारे 5 SL भी लगते हैं तो 5% का ड्रॉ डाउन होता है। लेकिन अगर हमारे उसके एवज़ में 3 ट्रेड या 2 ट्रेड भी निकल जाते हैं 1:3 के, तो उसमें 1:3 में 6% का 6% का ग्रो होता है सीधा सीधा। तो 5 ट्रेड लॉस होने के बाद में अगर 2 ट्रेड भी हमारा विन होता है तो 6% का ग्रो होता है। तो ओवरऑल देखें तो हम 1% फिर भी ग्रो में ही है। अब इतना ख़राब एक्यूरेसी के बाद में भी आप प्लस में हो बिकॉज ऑफ ओनली RR, रिस्क रिवॉर्ड जो मैनेज कर रखे हो उसी की वजह से। ऐसे ही अगर मान लो आपकी एक ट्रेड ऐसी है जो आपका 10% का SL ले जाती है, लेकिन आपका RR है कि 1:1 पे आप ट्रेड को क्लोज कर रहे हो और SL में उसको लंबा खींच रहे हो, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि हमने अगर 10 ट्रेड भी विन किया और एक ट्रेड भी लॉस कर दिया तो पूरा 10 ट्रेड वो एक ही ट्रेड खा जाएगा। तो वहाँ पे RR मैनेज बिल्कुल भी नहीं है। तो रिस्क रिवॉर्ड मैनेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वही हमें प्रॉफिट दिलाता है। कभी भी एक्यूरेसी हमें कुछ खास प्रॉफिट नहीं दिलाती है। 90% एक्यूरेसी है और 10% में आपका RR मैनेज नहीं है तो 10% काफ़ी है अपना अकाउंट उड़ाने के लिए। तो देखते हैं, मार्केट ने आज भी वही किया है जो कल मैंने बात की थी कि इसने जहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया और उसके लेवल से जो कि गोल्डन जोन को BTC रेस्पेक्ट देता है, यहाँ पर मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पर वही इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ दिया और इसके रिट्रेसमेंट से यहाँ से सेलिंग बन रहा था। अभी भी फ़िलहाल भी यही किया है। इससे क्या पहले इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर कहीं दिया है तो वो भी हम देखते हैं। जैसे मार्केट ने यहाँ एक चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया था, यहाँ एक चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया था। इसके लेवल्स पे हम देखते हैं क्या सेलिंग बन रहा था। बिल्कुल बन रहा था। यहाँ से मार्केट आया और जब प्रॉपर यहाँ आया तो यहाँ से सेल बन रहा है इसका। ठीक है, इसका एंट्री हम यहाँ से कर सकते हैं और ये जो पिछला वीक है इसके ऊपर इसका SL बनता है क्योंकि ये मिटिगेशन ब्लॉक का भी काम करेगा यहाँ पे और आपका SL भी प्रोटेक्ट करेगा। तो इसका RR भी हम देखें तो 1:6 के आसपास इजी RR मिल रहा है। हम हमारे जोन पे आने के बाद में अगर सेल करते हैं तो सेम सिचुएशन आप थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम लेके देखते हो तो ये यहाँ से इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया और यहाँ से जब चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया तो आप अपने एरिया में आने का वेट करेंगे। जब आपके एरिया में मार्केट आ रहा है तो उसके बाद में हम देखते हैं तो सेम RR हमें इजीली 1:2 1:3 तो मिल ही रहा है और हम थोड़ा सा इसको लंबा भी लेना चाहें बड़ा 1:3 के आसपास 50% क्वांटिटी या 40% जो भी है कि बुक होना इसलिए ज़रूरी होता है कि मार्केट उसके बाद में रिवर्स भी करता है। जैसे कि यहाँ से मार्केट ने रिवर्स किया,
तो हमारा अगर C2C भी एसएल जाता है तो हमें कुछ ना कुछ तो मिलेगा। अगर 50% क्वांटिटी बुक करते हैं तो 1:1.5 का आरआर हमें मिलता है, जो कि नेक्स्ट ट्रेड के लिए इजी हो जाता है। उसमें हमारा कोई भी एसएल नहीं जाता। अगर नेक्स्ट ट्रेड 1:3 निकलता है तो फिर 4.5 आरआर के आसपास हम लोग पहुंच जाते हैं। ठीक है, अभी इसने क्या किया ना, ये एक्चुअल में टेक्निकली देखें हम जिस हिसाब से एसएल देते हैं तो उस हिसाब से एसएल नहीं है, लेकिन बीटीसी में रिस्क नहीं लेनी चाहिए कैंडल क्लोजिंग की, वो भी 5 मिनट की, क्योंकि 5 मिनट की कैंडल क्लोज करने में बीटीसी यहाँ भी पहुँच सकता है। आपके एसएल से 1% 2% भी ऊपर जा सकता है, जो कि आपका बिल्कुल ही आरआर ख़राब कर देगा। तो ये अगर आपका स्वीप में भी एसएल लेता है बीटीसी तो वहाँ दे देना चाहिए। हाँ, गोल्ड में हम थोड़ा सा देख सकते हैं, अभी फ़िलहाल के टाइम को छोड़ के अगर देखें तो गोल्ड में इतना जल्दी इतना मूवमेंट आता नहीं है, तो ये भी एक ठीक था। अब यहाँ पर देखते हैं हम नेक्स्ट एंट्री हमारी कहाँ बन सकती है। इसने फिर कंटिन्यू ऊपर का हाई दिया, उसके बाद में अभी बीटीसी का बाइस हमारा क्लियर है कि हम देखते हैं एक बार सेलिंग की ट्रेड हम बार बार बीटीसी में इसलिए देख रहे हैं कि अभी नीचे सेलिंग का एरिया इसका पेंडिंग है। जब तक ये इस विक के आसपास नहीं आ जाता या इसको स्वीप नहीं कर लेता या फिर इसके 50% से आके इसने कुछ अग्रेसिव बाइंग नहीं दिखाई देता है, तब तक हम बीटीसी में जब भी हमें मौका मिले सेल कर सकते हैं। और ऊपर हमें बाइंग का अगर ऊपर का जोन देखना है तो ये एक जोन बनता है, ये एक लेवल बनता है। अगर इस लेवल को बीटीसी तोड़ देता ऊपर तो फिर हम रिटेस्ट पे बाइंग देख सकते हैं, हर बार बाइंग देख सकते हैं। इसको तोड़ने के बाद में जब भी रिट्रेसमेंट आएगा हम बाइंग की तरफ जा सकते हैं। इससे पहले मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छी बाइंग आएगी। अगर यहाँ पर भी एक बार मार्केट आएगा तो सेलिंग देगा। तो वही सेम चीज़ हम यहाँ फिर से देखते हैं कि कहाँ एंट्री हम बना सकते थे। तो हम यहाँ फिर से एंट्री बना सकते थे। ये एक अच्छा चेंज ऑफ करेक्टर है 5 मिनट के हिसाब से। तो हम एंट्री 1 मिनट में जाके ले सकते हैं, 1 मिनट के कंफर्मेशन के साथ में एंट्री ले सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं मार्केट यहाँ कहीं आके गया, लेकिन हमारे एंट्री जोन पे मार्केट आया ही नहीं है। हम यहाँ से अगर आरआर मैनेज करेंगे, हमें थोड़ा सा लंबा लेना होगा। मैं तो नहीं लेता हूँ जब तक मेरे जोन पे ट्रेड नहीं आती है। अगर मेरे से इस वजह से अगर मिस होती है ट्रेड तो हो जाने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और इसके लिए मुझे यहाँ तक का वेट करना पड़ रहा है, लेकिन इससे पहले अगर ऊपर आ रहा है तो मेरा आरआर ये एसएल थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो मैं नहीं लूँगा यहाँ पे। हाँ, पार्शियली बाइंग कर सकता हूँ कुछ क्वांटिटी, मिनिमम क्वांटिटी के साथ में, लेकिन सेम ट्रेड अगर मुझे एंट्री मिलती है यहाँ पर सेम एंट्री, तो मुझे इतना आने में ही 1:6 का आरआर मिल रहा है। लेकिन अगर मैं एंट्री थोड़ी गलत जगह कर लेता हूँ तो मुझे 1:2.5 का मिल रहा है, तो मैं क्यों ही रिस्क लूँगा, जबकि मार्केट कभी ना कभी मेरे जोन पे ज़रूर आएगा। हाँ, इस वजह से 2-4 एंट्री मिस हो सकती है दिन भर में, लेकिन कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो एक एंट्री आपको पिछली 3 एंट्री के बराबर का प्रॉफिट दे के जाएगी। तो फ़िलहाल के लिए यही लेवल बन रहे हैं। अभी कुछ एंट्री बनती है तो देखते हैं, सेलिंग का ही देखेंगे। ये एफईजी से क्या रिएक्शन आता है वो देखते हैं। अभी देखा जाए तो इसने एक पिछला ऑर्डर ब्लॉक है उसको रेस्पेक्ट दिया है बीटीसी ने, और बीटीसी आई थिंक एफईजी को कम और ऑर्डर ब्लॉक को ज़्यादा रेस्पेक्ट देता है। तो हमें एसेट बाय एसेट ये भी ध्यान रखना है कि एसेट का बिहेवियर क्या है, वो कौन से एसेट है जो है वो किस चीज़ को ज़्यादा रेस्पेक्ट दे रहा है। क्या वो फिब लेवल्स को रेस्पेक्ट ज़्यादा दे रहा है या ऑर्डर ब्लॉक को दे रहा है, कौन से टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक को दे रहा है, क्या वो 1 घंटे के ऑर्डर ब्लॉक को ज़्यादा रेस्पेक्ट दे रहा है या फिर किसी एफईजी को ज़्यादा रेस्पेक्ट दे रहा है, तो वो भी हम देख सकते हैं। तो एफईजी को कुछ ज़्यादा रेस्पेक्ट देता नहीं है। इसने 5 मिनट ने पिछला स्वीप लिया है और ये एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है, तो इस ऑर्डर ब्लॉक को रेस्पेक्ट दिया है बीटीसी ने फ़िलहाल के लिए। ये एफईजी को कुछ खास रेस्पेक्ट नहीं देता है बीटीसी, पर गोल्ड एफईजी को बहुत अच्छा रेस्पेक्ट देता है। तो देखा जाए तो सेलिंग आनी चाहिए और यहाँ कहीं से बाइंग फिर बननी चाहिए, और इस स्वीप के बाद में अगर कुछ बाइंग दिखती है तो वो भी हम देख सकते हैं, क्योंकि ये एक रेंज बन रही है। अभी लेवल पेंडिंग है। ऊपर से स्वीप दे रहा है बीटीसी, तो
यहाँ से भी एक स्वीप दे सकता है, देखते हैं। हाँ 4 आवर में CRT ही बना रहा है ये। संडे वॉल्यूम भी कम ही होगा, ज़्यादा वॉल्यूम है नहीं। ओके, BNB में ठीक बाइंग आ रही है। BNB वापस अच्छे से रिकवर कर चुका है ये लगभग। और थोड़ा सा बिगर टाइम फ्रेम को हम देखते हैं। तो ये एक अपना जो है ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे आना चाहिए एक बार। इस पे टैप करने के बाद में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट और इसको तोड़ने के बाद जब निकलता है तो रिटेस्ट पे इसमें बाइंग बन सकती है। और BNB तो अच्छा खासा रिकवर कर ही चुका है, ये देखा जाए तो इसने अपने आप को 45% रिकवर कर लिया है। डंप के बॉटम से 45% लगभग रिकवर कर लिया इसने। प्रशांत नहीं भाई, प्रशांत भाई शॉर्ट नहीं करना है। शॉर्ट हमारे लेवल पे जब तक नहीं आता है हम लोग शॉर्ट नहीं देखेंगे। लेवल हम मार्क करके रखेंगे। और BNB तो शॉर्ट क्यों ही करना है, BNB तो जब भी हमें मौका मिलेगा हम बाई ही करेंगे। देखा जाए तो BNB ने ये जो पीछे लिक्विडिटी पेंडिंग पड़ी थी इसको कम्प्लीटली ले लिया है। ये यहाँ से जो लिक्विडिटी थी और एक कर्व लाइन का जो सपोर्ट था इसको कम्प्लीटली तो ब्रेक करके और यहाँ तक का ही यहाँ तक का तो नहीं, थोड़ा बहुत पेंडिंग रहा है, लेकिन ये लगभग ले लिया है इसने, अच्छा खासा लिक्विडिटी लिया है। इसके बाद में हो सकता है थोड़ा सा पुल बैक आने के बाद में ये रिकवर कर जाए। BTC को देखते हैं। BTC के शॉर्ट के लिए लेवल हैं। अभी देखो हमारे लेवल पे ये शॉर्ट पे आया नहीं था यहाँ पे, तो मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए। शॉर्ट की जल्दबाजी तो नहीं होनी चाहिए। जब ये ठीक ठाक लेवल पे आ जाता है, अगर ये यहीं से रिकवर करता है तो हम 2 या 3 हमारे लेवल्स चेक करेंगे। यहाँ पे अगर मैच होते हैं तो हम शॉर्ट करेंगे। तो BTC के लिए ऑर्डर ब्लॉक तो है ये, जो कि ठीक ठाक रेस्पेक्ट मिला इसको। तो अगर मार्केट दोबारा इसी सिचुएशन से ऊपर आता है तो इस लेवल का एक स्वीप हो जाएगा, ये जो यहाँ बना है, और इस ऑर्डर ब्लॉक का रेस्पेक्ट मिल जाएगा। सेम हरकत देख सकते हैं जो पिछली बार हुआ था, यहाँ से रेस्पेक्ट मिला था और नेक्स्ट टाइम मार्केट आया और इसको स्वीप करके निकल गया। तो ये सेम सी हरकत आज भी करने की कोशिश कर रहा है। और इसमें भी इसने क्या किया ना, इसमें भी जो नीचे लेवल था उसको रेस्पेक्ट दिया है और उसके बाद में उसको तोड़ा है। जैसे कि ये लेवल था, इसको रेस्पेक्ट दिया इसने और उसके बाद में ऊपर से स्वीप करने के बाद में कंटिन्यू किया है। तो मे भी आज भी ऐसा कर सकता है, पर हमारे लेवल्स का हमें वेट करना होगा। अभी आप यहाँ से अगर शॉर्ट करोगे, क्या SL लोगे आप? मेरे हिसाब से SL ये जाएगा। SL तो SL की जगह ही होगा। SL तो बीच में हम कहीं नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ का अगर SL लेते हो, आपका RR कितने दिन में आपको TP मिलेगा और मिलेगा भी या नहीं? यहाँ जाके 1:3 हो रहा है। तो अच्छा RR, अच्छा TP चाहिए और बहुत ही क्विकली TP चाहिए, तो फिर जोन का वेट करना पड़ेगा। तो मेरा तो ये कहना है कि आप ट्रेड लेने के बाद में अगर वेट करते हो ट्रेड के TP तक जाने का, और वो भी घबराहट के साथ में, तो इससे अच्छा है कि ट्रेड लेने से पहले वेट कर लें और ट्रेड लेने के बाद में वेट ही ना करना पड़े, ताकि BP अप डाउन नहीं हो। क्योंकि ट्रेड लेने से पहले तो मुझे नहीं लगता कि कुछ फ़र्क पड़ता होगा बॉडी में, लेकिन ट्रेड लेने के बाद में जो हालत होती है उसको आप कितना कंट्रोल कर सकते हो, तो उसके हिसाब से ट्रेड लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो फिर
हाँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा प्राइस यहाँ से घूम के थोड़ा सा हमारे लेवल पे आए और उसके बाद में ट्रेड लें हम, तो ज़्यादा मज़ा आएगा। अब देखो, 100% एक्यूरेसी हमें मिले नहीं मिले उसकी तो कोई गारंटी नहीं है, और ये मार्केट है। देखो, मार्केट सुपीरियर होता है, मार्केट किंग होता है। आप मार्केट से फाइट नहीं कर सकते हो किसी भी तरीके की, और ना ये दावा कर सकते हो कि मेरी एक्यूरेसी 100% होगी। नहीं भाई, आप 50% एक्यूरेसी भी रखते हो ना, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ दिक्कत है? आप आरआर मैनेज करके देखो, आपकी 50% एक्यूरेसी है, और जो आपका टीपी है वो जाता है 1:2। इससे मिनिमम टीपी तो नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर 1:2 भी आपका टीपी होता है और 50% एक्यूरेसी होती है, तो 5 ट्रेड में आप 10% अकाउंट ग्रो करते हो, और 10 में से 5 ट्रेड लॉस होती है, तो आप 5% लॉस करते हो। तो फिर भी 5% ग्रो पे हो आप, ओनली 10 ट्रेड में। तो 10 ट्रेड आप 2 दिन में भी 10 ट्रेड लेते हो, तो भी 5% के ग्रो पे हो। 5% का ग्रो तो साल का ग्रो होता है भाई एफडी में, हम तो 2 दिन में ले रहे हैं। इससे ज़्यादा क्या चाहिए? तो आरआर का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, मैं तो ये मानता हूँ। और एक्यूरेसी देखा जाए तो हम जब ठीक ठाक हमारे जोन पे आने के बाद में अगर ट्रेड लेते हैं, तो 70-80% ईजी एक्यूरेसी निकल जाती है। बस 70-80% तो बहुत ही बढ़िया एक्यूरेसी है, इससे ज़्यादा तो चाहिए भी क्या। 99 और 100% एक्यूरेसी तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर देगी। अब उसमें ऐसे लोगे तो भैया एक्यूरेसी तो मैनेज होगी। 20 और 80 रेशियो आ रहा है 80% में भी, तो क्या दिक्कत आ रही है? आपका 1:2 भी अगर है आरआर और उसमें 80% होता है, तो 160 देखा जाए तो 160% का ग्रो, मतलब 16% अगर 1:2 होता है तो 8 ट्रेड में, और 2% का लॉस, तो 14% का इजी ग्रो हो रहा है। इससे ज़्यादा क्या चाहिए? तो बीटीसी में टाइम तो लगेगा ट्रेड आने में। ये एक रेंज है, रेंज में हम ट्रेड नहीं ले सकते हैं जब तक कि हमारे लेवल पे ट्रेड नहीं आता है। इस रेंज से आउट पे या फिर लेवल पे आता है तो ही हम ट्रेड लेंगे। बीच में तो नहीं घुसना चाहिए। एक मिनट में कुछ बन रहा है तो, पर 1 मिनट में मतलब नहीं है। बीटीसी में स्प्रेड बहुत ज़्यादा लग जाता है। ये एक ट्रेंड लाइन है जिसको प्रॉपर सपोर्ट कर रहा है बीटीसी। देखते हैं इसको तोड़ने के बाद में इसके स्वीप से सेलिंग बन सकती है। फिलहाल के लिए जो ये जोन है और ये इक्वल लो छोड़ के जाता है, तो यहाँ से हमें सेलिंग करनी ही चाहिए प्रॉपर एसएल के साथ में। आई थिंक एसएल इसका ये लिया जा सकता है इसके स्वीप के साथ में, और 1:3 या 4 का जो है इसके स्वीप का वेट करना चाहिए, तो 1:5-6 के आसपास इजी टारगेट हमें मिल सकता है। देखते हैं यहाँ आएगा, और यहाँ से कुछ सेलिंग नज़र आएगी तो एंट्री लेंगे, नहीं आएगी तो नहीं लेंगे।
प्रशांत भाई, गोल्ड का वीकली एनालिसिस तो करने की कोई ज़रूरत लग नहीं रही मुझे। ये अभी बाइंग की तरफ ही जा रहा है, और जब से ये ट्रम्प की न्यूज़ आई है उसके बाद से तो फिर से ये पागल सा होने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये डे का क्लोज कर देता ऊपर कल या परसों में, अगर ऑल टाइम हाई निकल के डे ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो फिर से वीकली मुझे तो बुलिश ही लग रहा है। और अभी तक कुछ खास सेलिंग दिख नहीं रही है। ये वीक आने लगी और ये कंप्लीट कैंडल बनी थी। इस कैंडल से अगर रेड कैंडल आती तो हम सेलिंग को देख सकते थे, अदरवाइज़ तो ये फिर से बाइंग स्टार्ट लग रही है मुझे। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर दिख रहा था और इसमें पूरी कैंडल में सेलिंग प्रेशर पिछले से कम था। तो ऐसी सिचुएशन में कई बार क्या होता है ना, यहाँ पे फेक बाइंग आती है। तो फेक बाइंग आती है जिसमें कि ऊपर से सेलिंग प्रेशर नज़र नहीं आता है बिल्कुल भी, और उसके बाद में अगली कैंडल या अगला वीक पूरा साफ सेलिंग दिखा के और उसको फेक जो बायर्स थे उनको ट्रैप करके, मतलब जो भी रिटेल बायर्स थे उनको ट्रैप कर लिया जाता है फेक बाइंग के साथ में। तो यहाँ से आ सकती थी, लेकिन देखा जाए तो फिर से इसने लगभग ये वाला सा सीन स्टार्ट कर दिया है। देखते हैं अभी यूरो भी देख लेते हैं। यूरो में वीकली के हिसाब से थोड़ी सी सेलिंग आनी चाहिए मेरे हिसाब से, इस लेवल के आसपास तक वीकली के हिसाब से। क्योंकि देखा जाए ना तो पीछे के हिसाब से, पीछे के अकॉर्डिंग ये आना इसको ऊपर है। अगर ये ट्रेंड, हाँ इसने ट्रेंड लाइन भी टैप कर दिया है, आप देखते हो तो। और यहाँ पे देखा जाए तो एक फिब लेवल भी आ रहा होगा आई थिंक। तो दोनों हिसाब से इसमें सेलिंग तो बन रही है यहाँ पे, ये इसमें सेलिंग तो बन रही है। तो ये तो काफ़ी नज़दीक है, लग रहा है कि काफ़ी नज़दीक है, इतना सेलिंग का तो क्या ही। पर हम 5 मिनट और 15 मिनट में जाके देखते हैं ना, तो ये ठीक ठाक सेलिंग बनती है यहाँ से। 3% का डाउन आ रहा है लगभग यूरो यूएसडी में, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है करेंसी पेयर में। 3% अगर ऊपर नीचे होता है तो फ़िलहाल के लिए देखेंगे। यहाँ से अगर कोई रेस्पेक्ट नहीं मिलता है तो फिर हम नीचे के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये या तो यहाँ कुछ टाइम पास करके और फिर ये ट्रेंड लाइन को तोड़ने की कोशिश करेगा। अदरवाइज़ अगर यहाँ नीचे निकलता है तो फिर यहाँ के लिए हम देख सकते हैं। डेली में अगर इसमें देखते हैं तो हाँ, डेली में इसने ये एक ट्रेंड लाइन बनाई थी, इसको ब्रेक भी किया था। अब ट्रेंड लाइन के बाद में हम देखते हैं कि पीओआई कहाँ बन रहा है। तो डेली के हिसाब से तो पीओआई ये एक एफईजी था जो भी ऑलरेडी टैप्ड है, और बिना पीओआई के मार्केट रुकता भी नहीं है, आप जानते हो ये बात। तो डेली में तो कुछ पीओआई नज़र नहीं आ रहा है, और यहाँ कुछ बाइंग नज़र आ सकती है डेली में, क्योंकि ये भी एक लेवल पे अभी मार्केट है आई थिंक। हाँ, ये भी एक लेवल पे मार्केट है, और इसमें अगर 4 घंटे में जाके देखते हैं कोई पीओआई नज़र आता है तो वहाँ से एक बाइंग भी बन सकती है। ये इसने फिर से यही बनाया था ट्रेंड लाइन, और ये एक लेवल से बाइंग दिखाई थी स्वीप के साथ में, जो कि इस पूरी लेग का आई थिंक, इस लेग का यहाँ से ये एक लेवल बनता है फिप का। इसके साथ में यूरो ने जो ये ट्रेंड लाइन इसने तोड़ी है, तो ट्रेंड लाइन के अंदर का हम पीओआई देखते हैं कि जो एक ठीक ठाक पीओआई कहाँ बनता है। देखा जाए तो एक पीओआई ये भी बन रहा था जो कि एफईजी है, लेकिन ये ऑलरेडी मिटिगेटेड है, टैप्ड है ये, तो इसको ज़्यादा रेस्पेक्ट नहीं मिलेगी। अब इसके बाद में हम देखते हैं, पहले तो ये देखते हैं यूरो यूएसडी एफईजी को भी रेस्पेक्ट देता है। तो हम नेक्स्ट पीओआई देखते हैं कहाँ बन रहा है। तो नेक्स्ट पीओआई इसका ये बन रहा है एफईजी, और ये आ रहा है ट्रेंड लाइन के अंदर। ट्रेंड लाइन का टूटना, तो हम पहले अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बार ट्रेंड लाइन टूटेगी या नहीं। ट्रेंड लाइन अक्सर अगर हायर हाई बनाती है तो ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर हायर हाई नहीं बना पाता है तो फिर ट्रेंड लाइन के टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे यहाँ से ट्रेंड लाइन, यहाँ से मार्केट बना और ये ट्रेंड लाइन स्टार्ट हुई, 2 टैप के बाद में ट्रेंड लाइन स्टार्ट होती है। तो इसने ट्रेंड लाइन ने हाई तोड़ा तो अगली बार ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट मिला, मार्केट ऊपर गया, इसने फिर से हाई तोड़ा, तो ट्रेंड लाइन का फिर से इसको रेस्पेक्ट मिला यहाँ पे। ओके, जब यहाँ से रेस्पेक्ट मिला और मार्केट इसके हाई को नहीं तोड़ पाया, फिर से जो कि हाई ये बन रहा था, तो मार्केट ने फिर इसके
लो को तोड़ा, हल्का रेस्पेक्ट मिला पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये कोई एंट्री नहीं बन पाएगी 4 घंटे के हिसाब से देखते हैं तो जब इसने तोड़ा तो ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट मिला। अब ट्रेंड लाइन को जब रीटेस्ट करने मार्केट आता है तो उस सिचुएशन में हम ये चीज़ देखते हैं कि ट्रेंड लाइन के अंदर का पीओआई कौन सा है जो एक अच्छा पीओआई बन सकता है, जहाँ पे सेलर्स आ सकते हैं। तो मार्केट एफईजी को रिस्पेक्ट दे रहा है यूरो यूएसडी में, तो यहाँ पे इसने एफईजी को प्रॉपर रिस्पेक्ट दिया, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हमारी ट्रेंड लाइन भी बन रही है। अब देखो ट्रेंड लाइन को तो इसने एक रीटेस्ट यहीं कर दिया था, यहाँ पे इसका काम ख़त्म हो जाना चाहिए, ऑलरेडी टैप्ड है ट्रेंड लाइन। लेकिन यहाँ से सेलिंग तो दिखाई, लेकिन मार्केट गिरा नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्केट पीओआई से पहले नहीं गिरता है। अगर गिरता है फेक सेलिंग या फिर कोई न्यूज़ का कोई कारण हो तो उस सिचुएशन में गिर सकता है। लेकिन हम प्राइस एक्शन को अगर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो वहाँ पे ऐसे नहीं गिरता कि फेक सेलिंग पे मार्केट कंटिन्यू कर जाए। तो इसने, और यहाँ पे फिर सेकंड कंफर्मेशन, एक कंफर्मेशन हो गई ट्रेंड लाइन, सेकंड कंफर्मेशन पीओआई हो गया, और थर्ड कंफर्मेशन के लिए हम अपना फिब जो लेवल्स हैं वो चेक कर सकते हैं। तो फिब लेवल भी चेक करेंगे तो प्रॉपर हमारे जोन के अंदर सब चीज़ें आ रही है। तो इस जोन के अंदर प्रॉपर चीज़ें आ रही है तो यहाँ से एक प्रॉपर सेलिंग बन सकती थी। अभी तो ये हो चुका तो मेरे लिए बताना आसान है, लेकिन अगर मैं होता करंट में इस सिचुएशन में तो मैं ऐसे ही सेल करता यहाँ पे। और इसकी सेलिंग, प्रॉपर सेलिंग यहाँ तक हो सकती थी। ये एक फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग एरिया बनता है इसका, जो मार्केट ने जो ये सेलिंग दिखाई है इसका फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग एरिया ये बनता है। और यहाँ से मार्केट ने फिर से थोड़ा सा रिस्पॉन्स दिखाया, बाइंग दिखाई है या फिर प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है, ऐसा बोल सकते हैं। ये 1:12 के आसपास का आरआर निकल रहा है यहाँ पे। और सेम चीज़ मैं दिखा सकता हूँ आपको। अगर हम यहाँ से देखते हैं, ये एक वीक है, इसको कंसिडर नहीं करेंगे। हो सकता है ये एक न्यूज़ वीक होगी क्योंकि इसके बाद में मार्केट ने कुछ खास आगे दिखाया नहीं है। तो हम इसको यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं, इस वीक को छोड़ सकते हैं क्योंकि इसको हम एक फेक तरीके से कंसिडर कर सकते हैं, फेक बाइंग या फिर मैनिपुलेशन जो भी है उन सब चीज़ों के हिसाब से। तो यहाँ से जब सेलिंग आई मार्केट में और ये टू द डॉट गोल्डन जोन से जब रेस्पेक्ट मिला तो इसका प्रॉफिट बुकिंग भी सेम वही आ रहा है, -0.5 के आसपास का एरिया। तो यहाँ से इसने फिर से मार्केट ने उठा और उठने के बाद में फिर से प्रॉपर यहाँ से रेस्पेक्ट मिला मार्केट को सेलिंग के लिए। और इसकी भी प्रॉफिट बुकिंग आपको भी जैसे दिखाई पहले, तो वहीं से आ रही है। अब ये हो चुका मार्केट में, इसके लिए बात करना अपना आसान है। अब क्या हो सकता है, हम उस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देते हैं इसमें। अब क्या हो सकता है, तो अब ये हो ये सकता है कि वीकली हमने देख लिया कि वीकली के लिए मार्केट को नीचे आना चाहिए। जैसा कि इसमें आप देख रहे हो सीआरटी भी कुछ बन सकती है अगर 2 वीक्स का देखते हैं तो, क्योंकि 1 वीक की कैंडल काफ़ी छोटी है तो इसमें नहीं हम मैनेज कर पाएंगे इसको। लेकिन अगर 2 वीक कंसिडर करते हैं तो हम नीचे के लिए ये लेवल ले सकते हैं और ऊपर के लिए ये लेवल ले सकते हैं। तो मार्केट ने पहले नीचे से स्वीप किया और फिर ऊपर से स्वीप किया, तो ये कंसोलिडेट एरिया ही है मार्केट के लिए। अब हम अगर करंट में अगर ट्रेड देखते हैं तो उसके लिए हमें छोटे टाइम फ्रेम में जाना होगा। वीकली तो हम बियरिश ही हैं थोड़े टाइम के लिए इस लेवल के लिए। यहाँ पे कुछ पीओआई मुझे तो नज़र नहीं आ रहा है, हो सकता है इस लेवल को भी ये तोड़ दे, या फिर अगर उस ऊपर जो अपना ट्रेंड लाइन बना है इसको तोड़ देता है तो फिर वीकली में हम फिर से बुलिश हो जाएंगे। ठीक है, अभी देखते हैं करंट में क्या बन सकता है। करंट में मार्केट ने ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया सीधा सीधा, और देखा जाए 1 आवर के हिसाब से तो इसने यहाँ पर भी एक अपना ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया। ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने के बाद में क्या ठीक ठाक इसने पुल बैक दिया? आई थिंक अभी तक नहीं दिया। एक छोटा स्केल्प हम देखें तो इसने फिर से छोटे टाइम फ्रेम में आईबोस वगैरह हम देख सकते हैं एसएमसी के हिसाब से, लेकिन एक स्ट्रक्चर इसने फिर से यहाँ से ब्रेक किया है। इस स्ट्रक्चर के ब्रेक करने के बाद में एक लेवल बनता है हमारा जहाँ से सेलिंग आनी चाहिए, वो लेवल बनता है। और इसके साथ में यहाँ पे एक एरिया है जहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया, मतलब कि यहाँ पे वॉल्यूम है अभी भी। तो यहाँ से 5 मिनट में जाके या 1 मिनट या जो भी है छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ से एक स्केल फिर भी बन सकता था स्वेप के साथ में। अब ये एरिया हो चुका है
फेल। ये तब तक फेल हो चुका है क्योंकि एफ पहले टैब था, एफ ने अपना रिस्पेक्ट जो देना था वो दे चुका है। अब इसमें हम सेल तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक हमारा कुछ सेलिंग नहीं दिखाता है। तो हमें एटलीस्ट यहाँ तक का वेट करना चाहिए। अगर यहाँ से सेलिंग बनती है, 5 मिनट में जाके चेंज ऑफ करेक्टर मिलता है हमें, तो हम सेलिंग का देख सकते हैं इसमें। अगर यहाँ से 5 मिनट में चेंज ऑफ करेक्टर नहीं मिलता है तो हमें फिर से पिछले पी जो कि ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था उसके अंदर का पी जो भी जहाँ से भी रेस्पेक्ट मिले वहाँ से हम सेलिंग देख सकते हैं। अब इसमें दूसरा तरीका ये भी है, ये एक एफ है और यूरो USD एफ को रेस्पेक्ट देता है, तो हम इसको देख सकते हैं। एफ यहाँ से भी अगर सेलिंग आती है जो कि इसका स्वीप हो जाएगा, एज ए इंड्यूसमेंट इसको काउंट कर लिया जाएगा, और ये एक जो सेलिंग है यहाँ से कंटिन्यू सेलिंग हो सकती है। तो दोनों जगह नज़र रहेगी। अगर 5 मिनट का चेंज ऑफ करेक्टर मिलता है तो उसके पुल बैक पे यहाँ से सेलिंग होगी, अगर यहाँ से नहीं तो फिर यहाँ से होगी। तो मेरे हिसाब से तो ये 2 एरियाज़ बनते हैं सेलिंग के लिए। अगर यहाँ से भी 5 मिनट में कोई चेंज ऑफ करेक्टर नहीं आता है तो फिर आपको वेट करना चाहिए, और फिर कोई 15 मिनट में अगर अंदर का कोई बनता है कुछ सेलिंग के लिए तो फिर वो हमें देखना चाहिए। इसके अलावा GBP USD, GBP भी अभी सेम सी सिचुएशन में ही है। GBP हायर हाई बना रहा है अभी करंट ले के हिसाब से, और इसने इसको स्वीप करके फिर अंदर से फिर कंटिन्यू कर रहा है। तो GBP को भी वीकली देखें तो यहाँ तक तो आना चाहिए। ये एक लेवल मुझे तो नज़र आ रहा है, सेलिंग ही नज़र आ रही है अभी, क्योंकि इसने स्वीप करके अंदर दिया है, और इसका जो पुल बैक आना था जो यहाँ से सेलिंग आई है और यहाँ पे इसने बॉस किया है, तो उसका भी एक लेवल है। हालांकि इस लेवल को ऑलरेडी रिस्पेक्ट मिल चुकी है, सेलिंग लेवल को, लेकिन इसके बावजूद इसने हायर हाई तोड़ने के बाद में स्वीप करके अंदर से क्लोज दिया है फिर से। यहाँ हम देखें इसको तो क्या इसने स्वीप किया है? हाँ, इसको स्वीप किया है इसने। ओके, यहाँ इसने इसको स्वीप किया है। अब वीकली के हिसाब से तो हम ट्रेड नहीं लेते हैं, हम लेते हैं 1 मिनट, मतलब 1 मिनट नहीं तो 5 मिनट या 15 मिनट के हिसाब से हम ट्रेड लेते हैं। तो 5 मिनट और 15 मिनट के हिसाब से हम 1 आवर का बॉस आई बॉस चेक कर सकते हैं। तो 1 आवर का हम देखते हैं तो इसने भी ये कम्प्लीटली बॉस कर दिया है, नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है। एक्चुअली आई बॉस किया है क्योंकि नीचे से बाइंग जोन बन रहा है इसका, और यहाँ से इसका एक बाइंग जोन बनता है 1 घंटे के हिसाब से, और इसका POI ये एक कंप्लीट कैंडल है जो ऑलरेडी थोड़ी बहुत मिटिगेटेड है। तो इसके पुलबैक पे यहाँ पे बाइंग बन सकती है और इजीली 1:5 के आसपास का RR निकल सकता है। आई थिंक बाइंग बन सकती है इसके पुलबैक पे। और सेलिंग अगर हमें देखनी है तो सेलिंग के लिए कुछ खास 1 घंटे में कुछ खास POI दिख नहीं रहा है यहाँ पे। ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, और ऑर्डर ब्लॉक को हम देखते हैं तो क्या इस लेग में ऑर्डर ब्लॉक को फॉलो करता हुआ आ रहा है मार्केट? अगर करता हुआ आ रहा है तो हम ऑर्डर ब्लॉक देख सकते हैं, अगर नहीं तो फिर नहीं। जैसे कि मार्केट ने यहाँ से FVG को रेस्पेक्ट दिया है, और यहाँ भी FVG को ही रेस्पेक्ट मिला है। इस लेवल पे भी देखते हैं तो इस लेवल पे भी FVG को रेस्पेक्ट मिला है, और यहाँ पर भी FVG को ही रेस्पेक्ट मिला है। तो ये FVG तो लगभग कंप्लीट हो चुकी है। तो हम इस लेग में ऑर्डर ब्लॉक पे भरोसा नहीं कर सकते हैं ज़्यादा, क्योंकि कंटिन्यू ऊपर से FVG को ही रेस्पेक्ट मिलता हुआ आ रहा है। अगर FVG टूट चुकी है तो फिर सेलिंग के लिए अभी फ़िलहाल के लिए नहीं देखना चाहिए। अगर 15 मिनट में कोई अलग चीज़ नज़र नहीं आती है हमें तो 15 मिनट में एक FVG है
जहाँ से 1 मिनट के चेंज ऑफ करेक्टर के साथ में हम सेलिंग देख सकते हैं। हम्म तो 15 मिनट की एफ को अगर रेस्पेक्ट मिलता है जो कि पीछे से मिलता हुआ आ रहा है, तो 15 मिनट की एफ में 1 मिनट का चेंज ऑफ करेक्टर दे के ईजिली 1:4:5 का आर हम निकाल सकते हैं इसमें, यहाँ से सेलिंग के साथ में। लेकिन ये जो अग्रेसिव बाइंग आई है तो ये थोड़ा सा सेलिंग में दिक्कत दे सकती है, क्योंकि इसने AMD पूरा कंप्लीट कर लिया है। ये यहाँ पे जो जोन था इसका एक्यूमुलेशन का, इसके बाद में फिर ये नीचे इसने मैनिपुलेट किया है मार्केट को और ये कंटिन्यू इसने डिलीवर्ड किया है कम्प्लीटली। तो मैं तो ये चाहूँगा कि पुल बैक पे हम बाई करें। हालांकि वीकली स्वीप के साथ में हम यहाँ सेलिंग के लिए हैं, लेकिन अगर डेली में नज़र डालते हैं तो डेली में भी ये एक बाइंग का एरिया था। डेली में हम देख सकते हैं ये एक बाइंग का एरिया मुझे नज़र आ रहा है, ये एक बाइंग का एरिया है। तो इसका इम्पैक्ट इजीली आ सकता है और डेली में सेलिंग के लिए ये एरिया नज़र आ रहा है। अब वीकली के लिए तो अगर हमारा बाइस सेलिंग के लिए है तो 2 वीक, 5 वीक, 4 वीक, 2 वीक जो भी लगना है लग सकता है। उसके लिए हम डेली और 5 मिनट का बाइस नहीं निकाल सकते वीकली के हिसाब से। तो डेली के बाइस के हिसाब से मुझे यहाँ पे बाइंग नज़र आ रही है और ये एक एफ बनाया इसने। यहाँ से अगर रेस्पेक्ट नहीं मिलता है तो फिर बाइंग ठीक ठाक बन सकती है। ये एक एफ बनाया, बिल्कुल माइनर एफ है, हो सकता है किसी और में अगर नहीं है तो फिर ये अच्छी बात होगी। ओंडा में देख लेते हैं, ओंडा में भी है ये। तो एक एफ बना है, पर मेरे हिसाब से यहाँ से बाइंग आनी चाहिए। यहाँ से बाइंग अगर आप देखते हैं 15 मिनट, पुल बैक पे बाइंग है मेरी तरफ से। अच्छा खासा बाइंग एरिया, और इसने देखा जाए तो डेली में भी बॉस किया है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है इसने हाई के लिए। और ये जो इसने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है उसका ये एक पुल बैक है, अच्छा खासा ठीक ठाक पुल बैक है। तो आप अपने हिसाब से अगर देखते हो इसमें AOX वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। तो देखा जाए तो ये AOX लेवल से भी अच्छी बाइंग आई है इसमें, और टू द डॉट ये स्वीप होके निकला है, बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया इसने। तो ये भी अच्छा एक जोन था बाइंग के लिए, और अभी भी पुल बैक पे बाइंग ही नज़र आ रही है मुझे, यहाँ पे सेलिंग तो नज़र नहीं आ रही है। एक सेलिंग थी जो यहाँ कंप्लीट होनी चाहिए, देखते हैं उसको। ये फिर से अंदर चला गया। पेंडिंग तो है नीचे, पर कोई बात नहीं, पुल बैक आना चाहिए। ठीक है, GBP का हो गया अभी, और 15 मिनट में और देख लेते हैं एक बार। वही पुल बैक पे बाइंग है, और पुल बैक का एरिया भी मैं देख लेता हूँ। ये देखा जाए तो ये ब्रेकर ब्लॉक यूज़ हो सकता है हमारे लिए, और इसके साथ में अगर हमारा लेवल बनता है गोल्डन जोन या फिर 50%,
तो वो ठीक ठाक काम करना चाहिए। तो ठीक है, ये एक जोन बनता है, और इससे डीप आ जाए तो फिर तो बहुत ही बढ़िया होगा। यहाँ एक एफईजी है, तो ये एक बेस्ट एरिया होगा बाइंग के लिए। DXY, DXY ओके। DXY क्या कर रहा है? DXY कर रहा है मज़े ट्रम्प के राज में। DXY ने ये जो बाइंग आई थी इसको स्वीप किया। स्वीप करने के बाद में ये जो भी रेंज बना था, इसका AMD बना था, इसको फेक मूव देने के साथ में नीचे से स्वीप करने के बाद में फिर से अंदर गया। फिर से अंदर जाने के बाद में इसने क्या किया है, फिर से अंदर जाने के बाद में जब ये अंदर चला गया तो इसने मिटिगेशन ब्लॉक को रेस्पेक्ट दिया है। देखा जाए तो इस मिटिगेशन ब्लॉक को इसने रेस्पेक्ट दिया है। मार्केट अंदर गया, इसको रेस्पेक्ट दिया और कंटिन्यू इसने अब जाने की कोशिश की है। हालांकि DXY जब बढ़ता है तो गोल्ड गिरता है। डेली OB ऊपर से, हाँ, पर ये भी देखेंगे ना हम कि क्या ऑर्डर ब्लॉक को ये कंटिन्यू इस लेग में रेस्पेक्ट दे रहा है क्या। अगर दे रहा है तो हम उस पर ज़रूर ध्यान रखेंगे, पर ये तो ट्रम्प की न्यूज़ उसका भी इम्पैक्ट है ना, तो हम यहाँ से तो सेलिंग नहीं देखेंगे इसमें। मेरे हिसाब से इसमें तो जब यहाँ कहीं तक आ जाए, पर डेली में यहाँ तक वेट करना बहुत लंबी बात हो जाएगी। तो एक बार स्टेप बाय स्टेप चल के देखते हैं क्या चलता है, क्या चल रहा है इसमें। तो इसने क्या किया ना, ये एक रेंज बनाई थी और इसका ट्रेंड लाइन भी इसने ब्रेक किया, और इसके साथ में जो AMD बना था उसको भी इसने नीचे से स्वीप करके ऊपर ब्रेक किया। अब इसके साथ में क्या कर रहा है, इसमें क्या करना चाहिए। अब इसमें ये देखेंगे हम कि फिब के कौन से लेवल को ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहा है। फिब के लेवल को देखा जाए तो इसने ये तो 3.38 के आसपास ही ये बाई, क्योंकि मार्केट बुलिश लग रहा था यहाँ पे, तो 38 के साथ में ही ये निकल गया। इसके बाद में अगर देखें हम तो इसने लेवल को जो है डीप रिट्रेसमेंट को या फिर OT लेवल को इसने अच्छा रेस्पेक्ट दिया। अब दूसरा तरीका ये है यहाँ पे देखने का कि अगर तो DXY अंदर आता है डेली के हिसाब से इस ट्रेंड लाइन के अंदर, तो इस ट्रेंड लाइन के अंदर इसका POI बनता है ये, ओके। अब ये है इनसाइड बार के साथ में, लेकिन मेरे हिसाब से इसको काम करना चाहिए, क्योंकि इसके साथ में लेवल 2 निकलेंगे। लेवल 2 ये निकलेंगे कि एक तो ये जो सेलिंग आ रही है ना, इसकी जो सेलिंग थी, यहाँ से सेलिंग आ रही है जो आनी चाहिए और आनी चाहिए थी। इसके साथ में इसका जो पूरी लेग का है ये 50% के आसपास का एरिया बनता है, तो यहाँ से इसमें बाइंग बननी चाहिए, क्योंकि इसका जो डीप रिट्रेसमेंट होगा वो भी शायद यहीं कहीं होगा। हाँ बिल्कुल यहीं है, तो एक अच्छी बाइंग यहाँ बन सकती है, अच्छा स्केल बन सकता है अगर कोई फालतू की न्यूज़ या बकवासबाजी नहीं हुई है तो यहाँ से बन सकता है डेली के हिसाब से। और यही सेम चीज़ अगर हम लोअर टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं तो क्या चल रहा है उसमें भी देख लेते हैं। ऑर्डर ब्लॉक की बात करते हैं तो ऑर्डर ब्लॉक तो है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन हम हमारे लेवल्स ज़रूर देखेंगे। और जिस ऑर्डर ब्लॉक की आप बात कर रहे हो इसने एक FVG और क्या बोलते हैं उसको, नाम याद रखने में बड़ी दिक्कत रहती है, BPR भी दिया है इसने, तो BPR लेवल से भी निकला है ये स्वीप करके, ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया। अब इसको ऑर्डर ब्लॉक इनसाइड बार है तो ऑर्डर ब्लॉक तो कम्प्लीटली यही बन गया। तो ये ऑर्डर ब्लॉक तो धीरे धीरे देखो फील हो रहा है, ठीक है। 50% से ऊपर क्लोजिंग तो नहीं आई है, तो ये तो एक बेस्ट है, लेकिन ये धीरे धीरे फील हो रहा है, तो ऑर्डर ब्लॉक तो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ ही जाएगा। हाँ मैंने याद कर लिया, याद ऐसे किया है कि इसमें लिस्ट आ जाती है, इसमें दिख जाता है सब, ठीक है।
तो ऑर्डर ब्लॉक जो है ना वो कमज़ोर पड़ता जा रहा है यहाँ पे। और ये यहाँ पर बाइंग देखा जाए ना, इसने सेम हरकत क्या पहले की है, हल्की फुल्की की है। जैसे यहाँ पे रेंज बनाते हुए गिरा है, इसने ये नीचे यहाँ से गिरा है, तो हाँ, इसने इस लेवल को जो कि मिटिगेशन ब्लॉक जैसे मार्केट गिरता हुआ रहा है उसी तरीके से वो आगे भी उसको रेस्पेक्ट देता है कि ये गिरता हुआ मार्केट आ रहा है तो गिरता हुआ ही बीपीआई ये अपना मिटिगेशन ब्लॉक बनता है। तिरछा मार्केट चल रहा है तो तिरछा ही बनता है। जैसे कि ऊपर भी इसने ऐसा ही किया है, जब तिरछा गिरता हुआ आ रहा है तो तिरछा ये ऊपर से ये बनता हुआ आ रहा है। यहाँ तो हम ये नहीं कर सकते ना कि यहाँ पे आया तो यहीं से जाएगा। तिरछा गिरता हुआ आ रहा है तो तिरछे ही सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो तिरछे ही बनाते हुए आएगा ये। और ऊपर से जब ये मार्केट गिरा है तो भी ये थोड़ा सा इसने छोड़ा है, तो ये बाइंग की तरफ ही लगता हुआ, क्योंकि देखो आप पहले इसने डीप रिट्रेसमेंट पे टैप नहीं किया। गोल्ड ऐसा कुछ नहीं है कि DXY गिरेगा तो ही गोल्ड भागेगा, वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि देखो एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। अब एक चीज़ देखो आप, कैंडल के कलर थोड़े से चेंज कर देते हैं। ये गोल्ड की कैंडल है तो गोल्ड की कैंडल को थोड़ा गोल्ड ही कर देते हैं। ओके, आप ये देखो कि लास्ट के ये जो लास्ट का जोन है इसमें भी गोल्ड बुलिश है और इसमें भी DXY बुलिश है। तो गोल्ड को ऊपर जाने के लिए DXY को गिरना है ये तो ज़रूरी नहीं है। ये इसलिए ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ DXY के भरोसे कि DXY गिरेगा तो गोल्ड ऊपर जाएगा, इसके भरोसे हम गोल्ड पे ये भरोसा नहीं कर सकते कि इसके गिरने के साथ में ही वो ऊपर जाएगा। अगर ये बढ़ेगा तो भी वो ऊपर जा सकता है, और ऐसा किया है इसने, ऐसी बात नहीं है कि कभी किया नहीं है। हाँ, बीच में जब सब कुछ सिचुएशन नॉर्मल रहती है उसके साथ में ये थोड़ा सा उल्टा बिहेव करते हैं, लेकिन जब मार्केट में बयानबाजी चल रही है, कोई कुछ भी बोल रहा है, उससे जब मार्केट रिएक्ट कर रहा है तो उसमें फिर DXY का कुछ खास रोल रहता नहीं है, मेरा ये मानना है। और आप डेटा के साथ में मैच कर सकते हो चीज़ें, मेरी भी बात मानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन देखें तो अभी देखो पिछले 1 2 3 4 5, ठीक है, 4 डेज़ का भी देखते हैं तो ये बाई नज़र आ रही है DXY में और बाई ही नज़र आ रही है गोल्ड में। अब कल न्यूज़ के कारण ने DXY गिरा है और गोल्ड बढ़ा है, तो न्यूज़ जब भी मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ आएगी तो गोल्ड बढ़ेगा, भले ही DXY गिरे नहीं गिरे। तो जैसे अदर कंट्रीज़ में कोई वार सिचुएशन बनती है US के बिना, US के अलावा, तो US के बिना अगर वार सिचुएशन बनती है तो उसमें DXY तो नहीं गिरेगा, लेकिन फिर भी गोल्ड बढ़ जाएगा। तो सिचुएशन टू सिचुएशन मैटर करती है चीज़ें। तो मेरे हिसाब से तो जब भी इसका रिट्रेसमेंट आए यहाँ कहीं तक तब बाई ही करना चाहिए, डेली के हिसाब से ये बता रहा हूँ मैं। अब 15 मिनट में ऊपर चला जाए और चला जाए तो वो अलग बात है। तो मैं तो इसमें देखता हूँ एक रिट्रेसमेंट की चीज़ देख रहा हूँ, और ट्रम्प भी इतना पागल नहीं है कि DXY को ज़्यादा गिरने देगा, कुछ ना कुछ तो और भी कुछ करेगा ही वो।